उंबळकर साहेब हे रोल काय त्यांचा विषय हे रोल का सर आता मला वाटतंय मुंबईत ख्या वृत्तवाहिनीवर खासदार निधी मिळालेल्या बाबतीत त्या ठिकाणी आलंय. त्याच्यात माझ्या मतदारसंघामध्ये 18 कोटी रुपये खासदार निधी प्राप्त झालाय. त्याच्यात मी 130 कामं प्रस्तावित केलीत. त्याच्यापैकी 21 कामं पूर्ण झालीत आणि त्याचा निधी वितरित झालाय. बाकीची कामं प्रगतीपथावर आहेत. तर मला खासदार निधीच्या बाबतीत लोकांच्या मनात जो संभ्रम होतोय त्याच्या बाबतीत मला सांगायचंय की मी 2019 ते 24 खासदार होतो. 2019 ते 24 मध्ये त्या ठिकाणी खासदार निधीला खर्च करायची मर्यादा किंवा मुदत ही 5 वर्षाची असते. मग तुम्ही कुठल्याही निधीचं मूल्यमापन करत असताना त्या निधीला मुदत किती वर्षाची आहे ते बघून मुदत संपल्याच्या नंतर त्या खासदाराचा खासदार निधी जर शिल्लक राहिला तर निश्चितपणे त्या खासदाराचं अपयश आहे. मुद्दा क्रमांक 2, 5 वर्षात ओमराजेला 19 ते 24 जो खासदार निधी मिळाला त्या खासदार निधीमधला 1 पैसाही माझा अखर्चित राहिलेला नाही. तुम्ही ही माहिती MP लॅडवरनं काढू शकता. आता मुद्दा 3, माझ्या लोकसभा कार्यक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या बूथची संख्या ही साधारणतः 2475 पर्यंत आहे. 2475. मला 5 वर्षात खासदार निधी एका वर्षाला 5 कोटी रुपये मिळतो. 5 वर्षाचा किती झाला? 25 कोटी. 25 कोटी खासदार निधीला जर 2475 बूथनं भागलं तर एका बूथला 1 लाख वर काहीतरी 2000-3000 रुपये मिळतील. 1 लाख रुपयात काम होणारं सांगा मला, तुम्ही समजून सांगा की 1 लाख रुपयात अमुक काम होतंय कुठल्याही गावात. तेही 5 वर्षातलं बरं का, हा निधी मी मिळणारा 5 वर्षातला सांगतोय. कुठल्याही गावात 1 लाख रुपयात एका बूथवर काम होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. किमान 7 लाख रुपये ते 10 लाख रुपये मग सभा मंडपाचं काम असेल, गावातलं सार्वजनिक सभागृह असेल, गावातल्या एखाद्या शाळेचं काम असेल, शाळेच्या कंपाऊंड वॉलचं काम असेल, त्याचबरोबर रस्त्याचं काम असेल, या कुठल्याही कामाला कमीत कमी 7 लाख आणि जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये निधी देणं क्रमप्राप्त आहे, तरच ते काम पूर्ण होतंय. जर एका गावात 7 लाख ते 10 लाख रुपये खासदार निधी गेला तर साधारणतः जवळपास 5 ते 6 बूथ, कारण 7 बूथचे पैसे एका बूथला जाणार आहेत म्हणजे 5 ते 6 बूथ काय होणार आहेत? निधीचे राहणार आहेत. आता जी बूथ राहिलेत त्या बूथला काय वाटणार की बाबा आम्ही तर सगळ्यांनीच तुम्हाला मतदान केलं होतं, पण तुम्ही निधी देताना किती बूथला दिलं? एका बूथ. तर हा जो निधी आहे तो 5 वर्षातला आहे आणि मूल्यमापन तुम्ही माझं 24 ते 29च्या टर्मचं करत असताना 2029 मार्च संपल्याच्या नंतर तुम्ही ह्याचं मूल्यमापन करावं. जर माझा खासदार निधी शिल्लक राहिला तर तुम्ही त्याच्या बाबतीत बोलावं, पण 6 ते 7 बूथ शिल्लक राहिल्याच्या नंतर त्या बूथच्या त्या गावात राहणाऱ्या लोकांना खासदारानं काय उत्तर द्यायचं हा माझा प्रश्न आहे. त्याच्यामुळं जो त्या ठिकाणी निधी दाखवला जातोय की बाबा 18 कोटी मिळालेत, आता खरं तर 3 वर्षाचे 15 कोटी मिळायला पाहिजे होते, पण 3 कोटी जास्त कुठले मिळाले मला? तर माझ्या 19च्या पूर्वीच्या खासदाराने त्यांचा खासदार निधी खर्च न केल्यामुळं ते 3 कोटी रुपये मला आता वाढवून आलेत, म्हणून ते किती दिसतेत? 18 कोटी. मला वाटतंय ही सर्वसामान्य लोकांनी सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि शेवटी आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना गावातल्या प्रत्येक माणसाचं अपेक्षा आमच्याकडनं असते किंवा खासदारांनी आमच्या गावात कुठलं एक ना एक तरी काम करावं आणि ती त्याची मागणी ही माफक आहे, ती पूर्ण केली पाहिजे. काल मला असाही प्रश्न विचारण्यात आला की ज्यावेळेस काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यावेळेसच्या कुठल्या आमदारांना असं म्हणलं नाही की मला विकास करायचा आहे म्हणून किंवा मला लोकांची कामं करायची म्हणून मला सत्तेत जावं लागतं. मी 2009ला पण आमदार होतो. 2009ला मी आमदार असताना काँग्रेस राष्ट्रवादीचं ज्यावेळेस कधी सरकार होतं त्यावेळेस किमान 40% विकास निधी त्या विरोधी पक्षाचा जरी आमदार असला तरी त्याला दिला जात होता. मला वाटतं आताची जर परिस्थिती आपण बघितली
तर आकडेवारी काढल्याच्या नंतर तोही विकास निधी आपल्याला लक्षात येईल. खासदार निधी ठीक आहे, पण बाकीचा जो विकास निधी आहे, जिल्हा नियोजन समितीचा असेल, आपले विविध शासनाचे हेड असतील, त्याचा मिळणारा निधी सुद्धा विरोधी आमदाराचा, विरोधी खासदारा जर आपण काढला तर मला वाटतंय ह्या प्रश्नाचं उत्तर त्या ठिकाणी आपल्या सगळ्याला आपसूक मिळेल. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आम्ही शेवटी मतदारसंघातल्या सर्वसामान्य माणसाशी देणं लागतोय. मी माझ्या आयुष्यातला पूर्ण वेळ मतदारसंघातील सामान्य माणसासाठी दिलाय आणि त्या सामान्य माणसाला सुद्धा जर आपण विचारलं की बाबा ओमराजे खासदार म्हणून काम करत असताना तुमची कुठलीही अडचण आली तर ओमराजे तुम्हाला उपलब्ध होता का? तुमच्या अडचणीच्या काळात ओमराजे उपलब्ध होता का? तुमच्या समस्याच्या काळात ओमराजे उपलब्ध होता का? मला वाटतं ह्या प्रश्नाचं सुद्धा उकल तुम्ही करणं गरजेचं आहे. आम्ही काम करत नसू, आम्हाला त्या ठिकाणी काहीच केलं नसेल आणि जर आम्हाला नाही लोकांनी रिझल्ट दिला तर आम्ही निश्चितपणे मान्य करू. मी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं सुद्धा बोललो. मी अजून परत त्याचं तुम्हाला परत रिपिटेशन करतो. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका ह्या तिन्ही निवडणुकामध्ये आमचे निष्ठावंत कार्यकर्ते जे माझ्यासारखेच 24 तास लोकांसाठी काम करणार आहेत, मी अनेक लोकांचं नाव या ठिकाणी घेऊ शकतो. हे नगराध्यक्ष पदासाठी, नगरसेवक पदासाठी, जिल्हा परिषद सदस्य पदासाठी, पंचायत समितीसाठी निवडणूक लढवत होते. असं असताना सुद्धा पूर्ण धाराशिव लोकसभा मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी आमच्या सदस्यांना अतिशय दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. मग आमची लोक त्यावेळेस निवडणूक लढवत होते, ही निष्ठावंतच होती, मशाल या चिन्हावरच निवडणूक लढवत होते. मग आमच्या लोकांना 3 नंबर 2 नंबर, धाराशिवचं उदाहरण, सोमनाथ गुरव नाव, तुम्ही वाटल्यास धाराशिवला जावा. सोमनाथ गुरव नावाचा जो नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवार होता तो 2 टर्मचा नगरसेवक आहे. त्याचं काम विचारा लोकांना. जर लोक म्हटले की नाही नालायक माणूस होता, काही कामाचा नव्हता म्हणून पाडला, मान्य करीन. पण लोक जर म्हणले की हा काम करत होता, 24 तास लोकांसाठी देत होता आणि तरी सुद्धा त्याचा पराभव झाला, तर निश्चित तुम्ही, मला वाटतंय की मी सुद्धा जनतेला प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे की बाबा ह्या कार्यकर्त्यांचा का पराभव झाला. मला त्याच्या पाठीमागचं एवढंच उत्तर मिळतंय की तुमच्याकडे सत्ता नाही, मग तुमच्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था दिली तर तुम्ही कसं काम करणार. मला वाटतं हा प्रश्न त्या माणसाच्या मनात पडला असेल म्हणून मी असेल, आमचे आमदार असतील, आमचे कार्यकर्ते असतील, ह्यांनी पूर्ण वेळ सामान्य माणसासाठी काम करून सुद्धा त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अख्ख्या लोकसभा कार्यक्षेत्रामध्ये एकही पंचायत समिती आमच्या विचाराची निवडून आली नाही, एकही नगरपालिका त्या ठिकाणी आमची निवडून आलेली नाही आणि जिल्हा परिषदला तर अतिशय वाताहत त्या ठिकाणी आमच्या उभा राहिलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याची झाली. मग माझ्या मनात हीच खंत आहे की सामान्य लोकांनी जो कौल दिला त्या ठिकाणी मतदान करत असताना तो सत्तेच्या बाजूने दिला, त्यांची विकास कामं होण्यासाठी दिला, तर मला वाटतं त्याच्या बाबतीत जी मी भूमिका घेतली ती मला गैर वाटत नाही. माझा आयुष्यातलं राजकारणात येण्याचं कारण मी कधीही लपवून ठेवलेलं नाही, मी कधीही झाकून ठेवलेलं नाही आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये जे मी बोललोय त्या मुद्द्यावर मी ठाम आहे की माणूस कुठल्या का पार्टीनं असना, पण ज्याचा विचार नीच आहे, ज्यानं नीच कृत्य केलंय, अशा माणसाला माझा कायम विरोध असणार आहे आणि तो विरोध तुम्हाला इथून पुढच्या कालखंडामध्ये सुद्धा कायमस्वरूपी दिसत राहील. मी शपथ घेऊनच उतरलो होतो की अशा नालायक लोकांचं राजकारण संपवल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. त्या शक्तीशी मी प्रामाणिक आहे. आपल्या माहितीसाठी ती जेव्हा भारतीय जनता पार्टीत आलं त्यावेळेस सुद्धा ओमराजे शिवसेनेत होता, पण ओमराजेनं त्याला विरोध केलाय, ही रेकॉर्डवर आहे आणि इथून पुढच्या कालखंडामध्ये सुद्धा अशा वृत्तीच्या लोकांना विरोधच राहणार. जाऊ का हिंदी हो जाता आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे
सांसद बनने के बाद वहां पे जो मेरे चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए जो निधि आवंटित होता है उसके बारे में आंकड़े दिए गए हैं। मैं इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक सांसद को एक साल में उसके चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। 5 साल का अगर आप हिसाब देखेंगे तो 25 करोड़ रुपए एक सांसद को एक टर्म में 5 साल में मिलते हैं और आवंटित निधि को खर्च करने के लिए एक सांसद को 5 साल का समय रहता है। मुझे लगता है एमपी लैड फंड का जो कुछ मूल्यमापन आप कर रहे हैं वो 5 साल खत्म होने के बाद आपने करना चाहिए, क्योंकि उसका लिमिट जो है खर्च करने का वो 5 साल है। आप अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो 2019 से 2024 तक मैं सांसद था। इन 5 सालों में मुझे जो निधि आवंटित हुआ मेरे चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए वो पूरा का पूरा निधि मैंने 100% खर्च किया हुआ है। अभी मेरा दूसरा टर्म चल रहा है, उसमें 24 से 29 तक जो निधि मुझे मिलेगा वो पूरा का पूरा 29 के बाद अगर एक पैसा भी बचता है तो उसके लिए मैं बिल्कुल जिम्मेवार हूं। दूसरी बात, जो बताया जाता है कि बाबा 5 करोड़ रुपए यानी 5 साल के 25 करोड़ रुपए में चुनाव क्षेत्र में मेरे वार्ड कितने हैं, तो 2475 मेरे चुनाव क्षेत्र में वार्ड है और उन सारे वार्डों ने मुझे वोट डाला है। तो 25 करोड़ को अगर आप 2475 चुनाव क्षेत्र के वार्ड से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हर एक वार्ड में 1 लाख रुपए और उससे आगे 2000 रुपए, 1 लाख 2000 रुपए या 3000 रुपए कुछ तो हिसाब आएगा। 1 लाख रुपए में एक वार्ड में क्या काम कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए में कुछ काम नहीं हो सकता। कम से कम 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक अगर कोई सभागृह देना होगा, कोई रास्ता करना होगा, स्कूल के लिए इमारत एक जो उसकी वर्ग खोली होती है वो देनी होगी, तो उसके लिए कम से कम 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तो निधि आवंटित करना जरूरी है। इस काम को अगर एक वार्ड में हम निधि ये 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए देंगे तो मुझे लगता है लगभग 6 से 7 प्रभाग 6 जो वार्ड है वो निधि से वंचित रहेंगे और वहां के लोगों को ऐसा लगेगा कि बाबा एक ही वार्ड में आपने निधि आपका दिया है, 6 वार्ड को आपने निधि दिया नहीं है, तो उनको भी अन्याय की भावना उनके मन में भी आएगी। इस कसौटी की सीढ़ी पे हम चलते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि ये हमारे सामने आने वाली दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि उसका स्पेकुलेशन दूसरा करना और उसमें बताना कि बाबा इतना निधि 18 करोड़ रुपए मिले हैं तो सांसद क्यों चिल्ला रहे हैं कि उनको जो काम करने हैं उसके लिए निधि नहीं मिलता, उस निधि का हिसाब मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझा। इसके लिए ये हिसाब मैंने आपके सामने रखा है और मेरा मूल्यमापन आप 19 से 24 का जो मेरा निधि मिला है मुझे एमपी लैड का, अगर उसमें से 1 पैसा भी बचा होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। मेरा 1 पैसा भी बचा हुआ नहीं है। सर साथ ही साथ उद्धव ठाकरे गुट से ये भी कहा जा रहा है कि आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए उनका आपसे भरोसा उठ गया है। साथ ही साथ ऑपरेशन तुड़वा की भी उन्होंने घोषणा की है। इस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है। संजय राउत ने गालियां तक दी हुई। मैं आपको उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। ऐसा नहीं मैं पूरा मेरा जितना समय मिलता है, मेरा कुछ व्यवसाय भी नहीं है, ना मेरी कुछ शुगर फैक्ट्री है, मेरी कोई शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है, और मेरा पूरा का पूरा समय जो मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग हैं, जो एकदम आखिर का तबका है, उनसे मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं। उनके लिए मैं काम करता हूं और मेरा काम प्रामाणिक है, मैं उनके लिए करता हूं, ये विश्वास उन लोगों के मन में भी है। और उसके बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूं
कि मैं अगर लोगों के लिए समय दे रहा हूं, अगर एक भी मेरे चुनाव क्षेत्र के किसी आदमी की कंप्लेंट होगी कि हमारा सांसद हमारा फोन नहीं उठाता, हमें कुछ समस्या आती है तो उसको हल करने के लिए हमारा सांसद आगे नहीं आता, हमारा सांसद अगर लोकसभा में बैठा तो हमारे मुद्दे नहीं उठाता, ऐसा एक भी अगर कंप्लेंट किसी ने की तो उसके लिए मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं पूरे ईमानदारी से उनके लिए काम करता हूं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे इसका गुरूर नहीं है, मैं काम करता हूं, इसके लिए मैं बोलता हूं। और हमारे लोकशाही में लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि उनके लिए जो जिम्मेवारी है वो निभाना है। वो निभाने में मैं कहीं भी कुछ भी कमी मेरे तरफ से नहीं है। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर कुछ लोगों को मेरे ऊपर प्यार है, एकदम कनेक्ट हो, उनको ऐसा नहीं लगता कि ये सांसद है, उनको लगता है कि मेरे घर परिवार का कोई तो आदमी है। तो उसके कारण कुछ लोगों को मेरे ऊपर इंस्टेंट रिएक्शन जो रहती है वो आई है। मैं उसके बारे में कभी झुटलाता नहीं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरा कमेंट सेक्शन अभी तक बंद नहीं हुआ है, मैं सुन रहा हूं, जो कुछ बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मैं सारे फोन भी ले रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं मैं कि ये निर्णय के लिए मुझे किस मजबूरी में आना पड़ा, किस लिए मैं आया हूं, ये भी बात उनको समझा रहा हूं। और मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि ये सारे बातें बनाने के बाद उनको भी मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने जो निर्णय लिया हुआ है, मैंने मेरे चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों से बात करके मैंने ये निर्णय लिया हुआ है। कुछ लोगों को दिक्कत है तो बिल्कुल उनके पास मैं जाऊंगा, मैं उनके लिए आंसरेबल हूं, उनको मेरी दिक्कतें बताऊंगा, मैंने क्यों ये निर्णय लिया है इसके बारे में उनको अवगत करूंगा। और मेरा जो काम है वो जितने स्पीड से मैं पहले काम कर रहा था उतने ही स्पीड से मैं काम करूंगा। और अगर सत्ता का साथ, सरकार का साथ दोनों मुझे मिलता है तो मैं और अच्छी तरीके से काम मेरे चुनाव क्षेत्र में कर पाऊंगा। और मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, मैं बात करने से ज्यादा मैं आगे के 6-7 माह में उसका रिजल्ट लोगों के सामने रखूंगा। मुझे लगता है वो रिजल्ट देखने के बाद लोग भी मेरे निर्णय के पक्ष में आ जाएंगे। सजा दिलाने की बात की थी और इस मुद्दे को काफी उठाया था, क्या लगता है सत्ता निश्चित तौर पर मेरा राजनीति में आने का मकसद सिर्फ वही है। जिस प्रकार से मेरे पिताजी और उनके जो ड्राइवर थे समत का जी, उनकी घिनौनी तरीके से जो हत्या की गई थी, जिस कारण से की गई थी, वह कारण उनके पॉलिटिकल अपोनेंट का इस जन्म में पूरा नहीं होने देने का, इसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, इसके लिए मैं राजनीति में आया था। और उसके बाद मैंने कोर्ट की लंबी लड़ाई मेरे परिवार ने और मैंने लड़ी है, उसके लिए लगभग 20 साल गए हैं। जिसने ये हत्या करवाई थी वो होम मिनिस्टर रहने के कारण स्टेट की पुलिस इसमें अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। इसके बारे में हमने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई को अवगत किया, उनके सामने याचिका दी कि बाबा ये जो तपास है वो महाराष्ट्र पुलिस से निकालकर आप सीबीआई को वर्ग कीजिए। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर मुझे लगता है महाराष्ट्र की पुलिस तपास में कुताही बरत रही है। ये सामने आने के बाद ही माननीय उच्च न्यायालय ने ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई के पास भेज दिया गया। इसमें 3 साल गए और 20 साल 16 दिन की लड़ाई के बाद जो निर्णय माननीय कोर्ट ने दिया उसमें मुझे एक बात का सिर्फ बहुत कि मैं मेरे परिवार को, मेरे बारे में अगर मेरा न्याय नहीं हो सकता, कोर्ट बता रहा है, कोर्ट कहता है कि इनमें पॉलिटिकल इनिमिटी थी, कोर्ट बता रहा है कि मारने का उद्देश्य भी था, लेकिन महाराष्ट्र के पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके बुनियाद के आधार पर अगर उनको छोड़ा जा रहा है, अगर सारे लोग निर्दोष है तो फिर यह हत्या की किसने? ये सवाल मेरा न्यायपालिका के सामने है और मैं इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया है कि इसके बारे में सीबीआई हाई कोर्ट में जाएंगी
और इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मैं हाई कोर्ट में जाने के बाद इस फैसले का मुझे न्याय मिलने का इंतजार कर रहा हूं और मुझे लगता है पवन राजेश साहब का लड़का होने के नाते मेरे परिवार को न्याय देना मेरा पहला मकसद है। मैं उसकी राह देख रहा हूं, न्याय की गुहार में हूं और अपेक्षा यही है कि मेरे साथ माननीय उच्च न्यायालय तो न्याय करे। इस मामले में किस तरीके से कोर्ट का जजमेंट सामने आया है, सारे मुलजिम जो थे उनको रिहा कर दिया गया है, आपकी इस बारे में पक्षश्रेष्ठी से बात हुई या फिर? मैं आपको ही बात पूछना चाहता हूं कि अगर सारे निर्दोष है तो फिर ये हत्या की किसने, मेरा सवाल है। और 20 साल में जो आरोपी 14 साल 15 साल जेल में थे, कुछ 2 साल, कुछ 4 साल, कुछ 6 महीने, अगर इसमें कुछ था ही नहीं तो इतने साल ये आरोपी जेल में क्यों थे? आप लोग अभी सर हाईकोर्ट ऑफ भी आरोप किया जा रहा है। संजय राउत भी बोले कि सभी सांसद गद्दार हैं, सभी ने 50-50 करोड़ रुपए लिए हैं। आप शांत बैठो। मैं आप मेरे चुनाव क्षेत्र में अगर जाकर किसी से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तुम्ही माझ्या मतदारसंघात जाऊन कुणाला जरी विचारलं 2022ला ज्यावेळी शिवसेना फुटली, मग आम्ही जर पैशाचे हव्यासी असतो, आम्ही जर सत्तेचे हव्यासी असतो तर 22लाच फुटलो असतो ना। 4 वर्ष वाट बघितली असती का? 4 वर्ष तुम्ही म्हणताय की पैशासाठी, मग 4 वर्ष आम्ही आमचं नुकसान करून घेतलं असतं का? मी कसा माणूस आहे माझ्या मतदारसंघातील लोक जाणते, त्यांना मी कशा पद्धतीनं काम करतोय हेही माहिती आहे आणि आपल्या समोर सांगतो की मी ज्या पद्धतीनं काम करतोय हे सामान्य माणसाला माहिती आहे। पैसे असेल, पद असेल, ह्या गोष्टी माझ्यासाठी अतिशय गौण आहेत। माझ्या पूर्ण जीवनात त्याला कधीही महत्वाचं स्थान नाहीये, हे मी तुम्हाला आवर्जून सांगू इच्छितो। आणि राऊत साहेब असतील, मला त्यांच्याबद्दल बोलायचं ना, मी कायमस्वरूपी म्हणतोय की मी एक सामान्य कार्यकर्ता आहे। राऊत साहेब फार मोठे व्यक्तिमत्व आहे, मी त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या वक्तव्याबद्दल माझ्यासारख्या सामान्य माणसांना बोलणं मला योग्य वाटत नाही। उद्धव ठाकरे जी, चुनाव क्षेत्र में आपके 2029 मध्ये ही जागा तुमच्यासाठी सुटली नाही तर तुमची भूमिका काय असणार आहे? आपके सवाल के ऊपर मेरा जवाब इतना ही है कि 2022 में शिवसेना पहली बार फूटी थी। अगर हमारा मकसद, मेरा मकसद पैसा रहता, पद रहता, तो मैं 2022 को ही चला जाता ना। 2022 से 2026 तक की राह में नहीं देता था। दूसरी बात, मेरे चुनाव क्षेत्र का जो मतदाता है, इसके बारे में मेरा आचरण रहा है, मेरा जो काम रहा है, इसके बारे में भली भांति उसको पता है मैं किस प्रकार काम करता हूं और मैं सामान्य आदमी के लिए काम कर रहा हूं। मेरे इसमें पैसा होगा, कोई पोजीशन होगी, ये कभी मेरे जीवन में प्राथमिकता नहीं रही है। मेरी प्राथमिकता जो मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मेरी प्राथमिकता रही है और इसके बारे में मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग अवगत है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा आचरण पता है, तो मुझे इसके लिए स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता नहीं लगती। आपके चुनाव क्षेत्र में आके सभा लेने वाले, साथ ही साथ संजय दीना पाटिल के यहाँ पे भी उन्होंने सभा ली थी। 6 सांसदों का जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे जाके उद्धव ठाकरे कुछ सभा लेने वाले हैं। निधीचं कारण तुम्ही सांगताय, त्या कारणामध्ये जर एमपी लॅडचा तुम्ही उल्लेख केला, सत्ताधारी आणि विरोधक या जर निधीची तुलना केली तर साधारणपणे 13 कोटी ते 18 कोटीचा निधी आहे। तुम्ही जे कारण सांगितले की निधीच मिळत नव्हता, तर एमपी लॅडमध्ये तसं दिसत नाहीये। 6 खासदारांचा निधी साधारणपणे 13 कोटी ते 19 कोटीच्या दरम्यान आहे। त्याबद्दल तुम्ही काय सांगता? साहेब, तुम्ही कुठल्या निधीचं आकलन करताय, काय प्रश्न विचारताय मला? अरे थांबा जरा, एमपी लॅडच आहे का? जिल्हा नियोजन समितीचा निधी आहे, शासनाचे एवढे मोठे हेड आहेत त्याचा निधी आहे। फक्त एमपी लॅडच्या निधीवर काय काम होतंय तुम्हाला आताच सांगितलं ना मी। एक वॉर्डात 1 लाख रुपये मिळते, एका प्रभागात, एका वॉर्डात 1 लाख रुपयात कुठलं काम होतं सांगा ना। आणि जे सत्ताधारी तुम्ही म्हणताय ना, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे खासदार, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी,
ह्यांना मिळालेलं निधी सरकारकडनं, राज्य सरकारकडनं, केंद्र सरकारकडनं, जिल्हा नियोजन समितीमधनं ही सगळी हेडची आकडेवारी काढा आणि ह्या हेडची आकडेवारी काढून मग तुम्ही आम्हाला विचारा की बाबा तुम्हाला त्यांच्या बरोबर मिळतोय म्हणून. मला वाटतंय मी फक्त तुम्हाला निधीची आकडेवारी सांगण्यासाठी इथं येणार होतो, पण तुम्ही ऐका, मी सगळ्या गोष्टीबद्दल बोलण्यापेक्षा माझा विश्वास कामावर आहे. मी कामातनं ह्याचं उत्तर तुम्हाला येणाऱ्या भविष्यकाळात देईन आणि तुमचे प्रश्न बी संपणार नाहीत. तुम्ही कसं असतंय, ज्याची वृत्ती घाण असती, ज्याचं कार्य नीच असतंय, अशा माणसाची मैत्री होऊ शकत नाही. असे अरे नाही 2019चं काढ ना. 19 मीच तुम्हाला विचारतो 19ला मी काय केलं होतं? अरे बाबा मीच विचारतोय की 2019ला भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना एकत्र होते, तरी ओमराजेनं काय केलं होतं? काय केलं होतं ना तुम्ही सांगा मला. विरोध ओमराजेनं विरोधच केला होता आणि ओमराजे ह्या प्रवृत्तीला विरोधच करत राहणार.